ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 641 भाग 3। इवान शैडो वॉक कौशल के अदृश्यता प्रभाव का उपयोग करते हुए आसमान में ऊपर मंडराता रहा और ग्रंथ तथा 2 अन्य ऑर्क्स को देखा जो कुछ मिनट पहले ही कैफे से निकले थे। मैं इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बिना किसी कारण के लोगों पर सोल सर्च कौशल का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि यह व्यक्ति मेरे सामने आया था, इसलिए उसे अनदेखा करना मेरे लिए असभ्यता होगी। इवान ने बड़बड़ाया और ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का उपयोग करके एलुसिया के कौशल गिरगिट भ्रम को अपना रूप बदलने के लिए लिया। जब ग्रंथ ने कैफे छोड़ने से पहले इवान से उसके साथ आने के लिए कहा और जूलियस ने उसे रोका, तो इवान ने स्पष्ट रूप से ग्रंथ की उसके प्रति हत्या की मंशा महसूस की। हालांकि इवान को यकीन नहीं था कि क्या हो रहा था, उसने अनुमान लगाया कि ग्रंथ और अन्य लोग पहले से ही जानते थे कि वह इस स्थान पर नया है और उसके प्रति बुरे इरादे से कैफे में आया था। एक बार जब मैं उस पर सोल सर्च स्किल का इस्तेमाल करूंगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, इवान ने मन ही मन सोचा और आसमान से नीचे गोता लगाया। जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसने अपनी गति धीमी कर दी और एकदम सही तरीके से उतरा। उतरने के बाद इवान ने ग्रोथ लिंक स्किल के अदृश्यता प्रभाव का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और ग्रंथ और 2 अन्य ऑक की दिशा में भाग गया। मैं उस जूलियस कमीने को आज मेरे द्वारा झेले गए अपमान की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा, ग्रंथ ने 2 ऑक के साथ चलते हुए नफरत भरी आवाज में कहा। उसकी वजह से हमने उस इंसान को पकड़ने का मौका भी खो दिया। अगर हम उस इंसान को पकड़ लेते तो हमें गिरोह के लिए एक और कार्यकर्ता को पकड़ने का इनाम जरूर मिलता। एस रैंक ऑक ने ग्रंथ की बात सुनकर बड़बड़ाया। वह इंसान कुछ घंटे पहले ही यहाँ आया है। जब वह कैफे से निकल जाएगा तो हमारे पास उसे पकड़ने के बहुत सारे मौके होंगे, ग्रंथ ने कहा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। एक बार जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो सबसे पहले मैं उस पर अपना गुस्सा निकालूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वह हमारे गिरोह के लिए एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता बन जाए। आप सही कह रहे हैं मास्टर ग्रंथ, उस आदमी ने हिम्मत की अंडरस्को। धमाका, तुम कमीने सुअर, मेरी राह में खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एस रैंक ऑफ ग्रंथ को चाटना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी चाटुकारिता की बात पूरी कर पाता, किसी ने उसके सिर के पीछे मुक्का मारा जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। ग्रंथ और ऑक तब दंग रह गए जब किसी ने उन पर हमला किया और वे अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ अपने पीछे देखने लगे। सड़क पर चल रहे लोग भी ये देखकर चौंक गए कि किसी ने वारलॉर्ड गिरोह के लोगों पर हमला किया है और उनके चेहरे पर दिलचस्पी की झलक के साथ उनकी दिशा में देखने लगे। तुम कौन हो? ग्रंथ और 2 ऑक को एक पल के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब उन्होंने पीछे मुड़कर उस आदमी का चेहरा देखा जिसने अभी अभी उन पर हमला किया था। उस आदमी के चेहरे पर गहरे काले निशान थे और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। अपने डरावने चेहरे और मांसल शरीर के साथ वह आदमी किसी गैंगस्टर गिरोह के बॉस जैसा दिख रहा था। तुम अभी भी मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो सुअर? एक तरफ हट जाओ, इससे पहले कि मैं तुम सबको चीर डालूं। उस आदमी ने ग्रंथ को जवाब नहीं दिया और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। वह आदमी स्पष्ट रूप से इवान था जिसने अपना रूप बदलने के लिए एलुसिया के कौशल का इस्तेमाल किया था। तुम कमीने! ग्रंथ जल्द ही अपने होश में आ गया और इवान की बातें सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रैंक 1 कोर इवॉल्वर की उसकी आभा फूट पड़ी और उसने इवान को ऐसे देखा जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। रैंक 1 कोर इवॉल्वर! इवान ने ग्रंथ की आभा को महसूस करते ही एक भयभीत भाव दिखाया और अपने चेहरे पर एक चौंका देने वाली नज़र के साथ ऑक से दूर चला गया। ये देखकर ग्रंथ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उसने इवान पर अपनी आभा को दबा दिया। तुम मादरचोद! मैं पहले से ही बुरे मूड में था और फिर भी तुमने मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की, ग्रंथ ने कहा और इवान की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। आज मैं तुम्हारे सामने एक उदाहरण पेश करूंगा ताकि कोई भी मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। इवान के सामने रुकने के बाद ग्रंथ ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी बड़ी हथेली से उसका चेहरा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह उसका चेहरा पकड़ पाता, इवान उसकी आभा के प्रतिबंध से मुक्त हो गया और उससे दूर चला गया। सुअर, मैं रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने के बाद तुम्हें अपने नाश्ते में जरूर खाऊंगा, इवान प्रतिबंधों से मुक्त होने के बाद चिल्लाया और वहां से भाग गया। ग्रंथ की आंखें लाल हो गईं जब उसने इवान को वहां से भागते हुए देखा और वह उसका पीछा करने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? वह मानव! ग्रंथ के साथ मौजूद 2 एस रैंक ऑफ दंग रह गए क्योंकि इवान की दौड़ने की गति उनसे कहीं ज्यादा थी और वे उसकी हरकतों का अनुसरण भी नहीं कर सकते थे। वे केवल ये देख सकते थे कि ग्रंथ और इवान एक पल में उनकी नज़रों से ओझल हो गए। भूल जाओ, मास्टर ग्रंथ आज बुरे मूड में हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान उससे बच पाएगा, एस रैंक के एक ऑक ने एक पल बाद कहा और अपना सिर हिलाया। दूसरे एस रैंक के ऑक ने भी अपना सिर हिलाया और उस दिशा में देखा जहां इवान और ग्रंथ भागे थे। ग्रंथ आधे घंटे तक इवान का पीछा करता रहा और जल्द ही दोनों शहर से निकल गए।
ये कमीना। ग्रंथ बेहद हैरान था, क्योंकि भले ही वह अपनी पूरी गति से भाग रहा था, फिर भी वह इवान को नहीं पकड़ पाया, जो रैंक 1 को रिवॉल्वर भी नहीं था। बेकार सुअर, तुम अपनी कछुए जैसी गति से मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। इवान भागते हुए भी ग्रंथ को उकसाता रहा, ताकि वह उसका पीछा करना बंद न करे। लगभग 10 मिनट बाद वे शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर थे। जब इवान ने पुष्टि की कि वे शहर से बहुत दूर हैं, तो उसने दौड़ना बंद कर दिया और एक खुले क्षेत्र के बीच में खड़ा हो गया। जब ग्रंथ ने इवान को भागना बंद करते देखा, तो उसे लगा कि इवान भाग गया है। सहन शक्ति खत्म हो गई और अब और भाग नहीं सकता था। इवान की दिशा में आगे बढ़ते हुए ग्रंथ ने अपने पैरों को जमीन पर दबाया और गोली की तरह उसकी दिशा में गोली चलाई। एक पल में वह इवान के ठीक पीछे पहुंच गया, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसने अपनी मुट्ठी के चारों ओर अपनी शक्ति इकट्ठी की और इवान के सिर पर मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। ग्रंथ की मुट्ठी के पीछे की जबरदस्त शक्ति के कारण जमीन और आसपास का माहौल कांप उठा। मर जाओ। ग्रंथ ने जंगली जानवर की तरह दहाड़ लगाई और उसकी मुट्ठी इवान के सिर के पिछले हिस्से को छू गई। लेकिन जिस क्षण ग्रंथ की मुट्ठी इवान के सिर को छूती है, इवान उस जगह से गायब हो जाता है जहां वह खड़ा था। ये देखकर ग्रंथ के हाव भाव बदल गए और उसने अपने शरीर की गति को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपने शरीर को संतुलित कर पाता, धमाका। किसी ने उसे पीछे से लात मारी और उसे टूटी पतंग की तरह उड़ा दिया। धमाका। ग्रंथ अपनी प्रारंभिक स्थिति से 100 मीटर दूर जा गिरा और मुंह से खून थूक दिया। भाड़ में जाओ, उसने गाली दी जब उसे अपनी पीठ से तेज दर्द महसूस हुआ और वह मुश्किल से खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद उसने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसे लात मारी थी और देखा कि इवान वहां खड़ा था और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। इवान के चेहरे पर मुस्कान देखकर ग्रंथ के दिल में एक बुरी भावना पनपने लगी और उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे वहां से भाग जाने की चेतावनी दी। लेकिन इससे पहले कि ग्रंथ भाग पाता, इवान ने अपना हाथ उठाया और अपना मुंह खोला। सोनिक बैरियर, उसने कहा, और एक अदृश्य ध्वनि अवरोध ने आसपास के क्षेत्र को बंद कर दिया। अध्याय 642 शून्य भंग भाग 4। तुम इस समय नाटक कर रहे थे ताकि तुम मुझे शहर से बाहर निकाल सको, ग्रंथ ने ठंडी आवाज में कहा जब उसने सोनिक बैरी को महसूस किया कि इवान ने उनके आसपास की जगह को सील कर दिया है। तुम सही हो, दुर्भाग्य से तुम्हें बहुत देर से एहसास हुआ, इवान ने अपने जख्मी चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। इवान की बात सुनते ही ग्रंथ के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं और वह अपने चेहरे पर सावधानी से नजर डालते हुए अपने चारों ओर देखने लगा। ये देखकर इवान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने हल्की आवाज में कहा, चिंता मत करो, हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसे सुअर को मारने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इवान की बात सुनते ही ग्रंथ ने इधर उधर देखना बंद कर दिया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे इवान की बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भले ही वह बता सकता था कि इवान शक्तिशाली था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह अकेले उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेगा। अभी के लिए मेरा सबसे अच्छा विकल्प उसे जल्द से जल्द मारना और इस अवरोध को तोड़ना है ताकि मैं वापसी पत्थर का उपयोग करके शहर वापस लौट सकूं। ग्रंथ ने मन ही मन बड़बड़ाया और उसकी आभा बढ़ने लगी। तो वह मुझे एक ही झटके में मारना चाहता है ताकि वह यहाँ से भाग जाए इससे पहले कि कोई और उस पर हमला करे, इवान ने सोचा जब उसने ग्रंथ की बढ़ती आभा को महसूस किया और हल्के से मुस्कुराया। वाह! अचानक पानी की बूंदें आसपास के वातावरण को भरने लगीं। इवान ने ग्रंथ को देखा और पाया कि उसके चारों ओर का विश्वसार पानी में बदल रहा था और उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठा हो रहा था। चूंकि वह अपने सबसे मजबूत हमले का उपयोग करने जा रहा है, इसलिए यह मेरे लिए अपने स्वयं के बनाए गए कौशल का परीक्षण करने का एक अच्छा मौका है, इवान ने बड़बड़ाया और टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल का उपयोग किया। इवान की आंखों में समय धीमा होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उसने ग्रंथ को अपनी मुट्ठी के चारों ओर अपनी सारी ताकत इकट्ठा करते हुए देखा। गड़गड़ाहट। ग्रंथ के चारों ओर का वातावरण कांप उठा, क्योंकि पानी के साथ साथ मुट्ठी की ताकत भी उसकी पूरी बांह को ढकने लगी थी। ग्रंथ की मांसपेशियां उभर आईं, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और इवान की दिशा में मुक्का मारा। दहाड़। ध्वनि अवरोध के अंदर एक जंगली जानवर की दहाड़ गूंजी और एक विशाल जल सर्प जो ग्रंथ की शक्तिशाली मुट्ठी के बल से भरा हुआ था, इवान की ओर बुलेट ट्रेन की तरह चला गया। इवान ने अपने शरीर पर एक शक्तिशाली बल को बंद होते हुए महसूस किया और एक पल के लिए मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। यह एहसास वैसा ही था जैसा नेट ने उस पर क्षमता मनका का इस्तेमाल करते समय किया था। केवल अंतर यह था कि क्षमता मनका के दबाव की तुलना में ग्रंथ के हमले का दबाव उसके लिए बच्चों के खेल जैसा था। भले ही जल सर्प अविश्वसनीय गति से उसकी दिशा में आ रहा था, फिर भी इवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांस को समायोजित किया। नेट द्वारा इस्तेमाल की गई क्षमता मनका की शक्ति को देखने के बाद इवान को एहसास हुआ कि आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग किए बिना इसकी शक्ति का मुकाबला करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करने से उसके शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसा कि कालकोठरी में हुआ जब उसने क्लोन का सामना किया।
इवान एक शक्तिशाली रक्षात्मक कौशल या एक ऐसा कौशल चाहता था जो उसे यूटोपिया जाने से पहले शक्तिशाली हमलों के प्रभाव का सामना करने में मदद कर सके ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। और उसे एक अवसर तब मिला जब उसके विश्वसार का 5% शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदल गया। जब इवान का 5% विश्वसार शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदल गया तो वह ज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर गया जहां शून्य ऊर्जा के बारे में उसकी समझ बहुत बढ़ गई। ज्ञान की अवस्था के दौरान इवान ने शून्य तत्व की अपनी समझ के आधार पर एक कौशल बनाया। अपने अन्य कौशलों के विपरीत इवान द्वारा बनाया गया कौशल थोड़ा अलग था। वह अपने अन्य कौशलों को सक्रिय करने के लिए अपने मन, विश्वसार या छाया ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, लेकिन इवान द्वारा बनाया गया कौशल केवल शून्य की वैचारिक ऊर्जा की मदद से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। शून्य की वैचारिक ऊर्जा के बिना इवान अपने मन, विश्वसार या छाया ऊर्जा का उपभोग करके इस कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। वर्तमान में इवान के विश्वसार का 7.62% शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदल गया है। वैचारिक ऊर्जा की यह मात्रा अधिक नहीं थी, लेकिन उद्धरण चिन्ह ... इस स्तर के हमले से निपटने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। इवान ने अपनी आंखें बंद करके कहा और धीरे से अपने दाहिने हाथ को अपने सामने बढ़ाया। जब ग्रंथ ने देखा कि इवान की आंखें बंद हैं तो उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। अपनी आंखें बंद करने से तुम जीवित नहीं रह पाओगे। अचानक ग्रंथ जो शब्द बोलने वाला था वह उसके मुंह में घुस गया और उसके चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। जैसे ही पानी का सांप इवान को मारने वाला था, उसकी आंखें खुल गईं और एक गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा ने उसके पूरे दाहिने हाथ को ढक लिया जिसे उसने पहले अपने सामने फैलाया था। गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा इवान की हथेली के चारों ओर इकट्ठी हो गई और उसकी आंखों में चमकीली रोशनी आ गई। शून्य टूटना, इवान ने कहा और अपनी हथेली को ऐसे बंद किया जैसे वह किसी चीज को कुचल रहा हो। जिस क्षण उसने अपनी हथेली बंद की, इवान के हाथ में इकट्ठी हुई गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा उसके चारों ओर बिखर गई और अगले ही पल क्रैक 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 इवान के सामने की जगह बिखर गई और उसके सामने 2 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी एक स्थिर शून्य दरार खुल गई। वूश! शून्य दरार से एक शक्तिशाली चूषण बल फूट पड़ा और इवान की ओर बढ़ रहा जल सर्प उसके अंदर खींच गया। गड़गड़ाहट! जल सर्प के शक्तिशाली बल के कारण शून्य दरार अस्थिर हो गई और हिलने लगी। इवान ने शून्य की अपनी वैचारिक ऊर्जा का उपयोग किया और शून्य दरार को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। क्योंकि इवान वैचारिक ऊर्जा का उपयोग करने में पर्याप्त अनुभवी नहीं था, उसने अपनी लगभग सारी शून्य ऊर्जा केवल 2 सेकंड में खर्च कर दी। लेकिन उन 2 सेकंड में शून्य दरार ने जल सर्प को पूरी तरह से निगल लिया। जिस क्षण जल सर्प शून्य दरार द्वारा निगला गया, इवान ने शून्य ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया और उसके सामने की दरार तुरंत बंद हो गई। दरार बंद होने के बाद इवान का दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। हालांकि ग्रंथ का हमला नेट द्वारा इस्तेमाल की गई क्षमता मनका से कमजोर था, फिर भी वह ये जानकर उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसने बिना किसी समस्या के इतने शक्तिशाली हमले को रोक दिया। मैंने हाल ही में ये कौशल बनाया है, इसलिए मैं भविष्य में भी इसकी शक्ति बढ़ा सकता हूँ, इवान ने मन ही मन सोचा और एक कदम आगे बढ़ा। फ्लिकर सटेप कौशल का उपयोग करते हुए इवान एक पल में ग्रंथ के सामने पहुंच गया। हालांकि ग्रंथ को यह देखकर गहरा सदमा लगा कि अभी क्या हुआ था, फिर भी उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और इवान के सामने आते ही उसे मुक्का मार दिया। ग्रंथ के मुक्का को देखकर इवान के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह बस थोड़ा सा साइड स्टेप हुआ और आसानी से ग्रंथ के मुक्के से बच गया। ग्रंथ के मुक्के से बचने के बाद इवान ने अपनी मुट्ठी के चारों ओर मैना इकट्ठा किया और इससे पहले कि ग्रंथ अपना हाथ पीछे खींच पाता, उसने ग्रंथ की कोहनी पर वार किया जो उसके हाथ से बस कुछ सेंटीमीटर ऊपर थी। क्रैक! ध्वनि अवरोध के अंदर हड्डी के टूटने की आवाज आई और ग्रंथ की कोहनी टूट गई, जिससे उसका हाथ पूरी तरह बेकार हो गया। ग्रंथ दर्द से दहाड़ा और इवान से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, इवान एक कदम आगे बढ़ा और उसके ठीक सामने आ गया। इवान के हाथ के चारों ओर ऊर्जा इकट्ठी हो गई और उसने ग्रंथ के पेट के ठीक बीच में मुक्का मारा। 6 महीने पहले के अपने मुक्कों के विपरीत, जहां वह आमतौर पर अधिकांश ऊर्जा बर्बाद कर देता था, इवान का वर्तमान मुक्का पूरी तरह से अलग था। जिस क्षण इवान के मुक्के ने ग्रूप के पेट पर प्रहार किया, ग्रूप के शरीर से सारी हवा निकल गई, उसके कुछ आंतरिक अंग खून से लथपथ हो गए और उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। मन इवान के घुटने के चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसने अपना घुटना सीधे ग्रूप के चेहरे पर मारा जो आगे की ओर झुका हुआ था। क्रंच! एक क्रंचिंग ध्वनि हुई और ग्रूप की खोपड़ी फट गई, जिससे खून के कारण उसकी दृष्टि लाल हो गई। ग्रूप ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की दुनिया घूम रही है और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, थप थप, वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ ही सेकंड में इवान ने एक रैंक एक ऑक को पूरी तरह से कुचल दिया, जो बिना किसी समस्या के आसानी से 10 एस रैंक वालों को मार सकता था। ग्रंथ के बेहोश हो जाने के बाद भी इवान के हाव भाव वैसे ही रहे। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया।
चलो देखते हैं ये कौन सी जगह है, उसने बुदबुदाया और ग्रंथ का चेहरा पकड़ लिया। आत्मा की खोज, अध्याय 643 विश्व क्षेत्र। आत्मा की खोज, इवान ने कहा और एक छोटा सा काला बिंदु ग्रंथ के शरीर के अंदर चला गया। आह, जिस क्षण काला बिंदु उसके शरीर के अंदर गया, ग्रंथ चौंक कर जाग गया और उसके मुंह से एक अमानवीय चीख निकली। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। इवान ने ग्रंथ को बिना किसी भाव के देखा और जल्द ही उसके शरीर के अंदर गया काला बिंदु बाहर आ गया। बाहर आने के बाद काला बिंदु इवान के माथे को छूता हुआ उसके दिमाग में चला गया। जैसे ही काला बिंदु उसके सिर के अंदर गया, उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी उभरने लगी। इवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी आ रही थी जिसकी वजह से उसे हल्का सिरदर्द हो रहा था। अपनी उच्च आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए इवान ने उपयोगी जानकारी को छांटा और सिर्फ आधे घंटे में उसे वह सारी जानकारी मिल गई जो उसे चाहिए थी। ये जानने के बाद कि वह कहाँ है, इवान अपनी आंखें सिकोड़कर ग्रंथ को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि ग्रंथ अभी भी जीवित था, लेकिन उसकी हालत काफ़ी खराब थी, खासकर जब इवान ने उस पर आत्मा खोज कौशल का इस्तेमाल किया। इवान ने कुछ सेकंड के लिए ग्रंथ को देखा और फिर अपनी एक उंगली उसकी ओर उठाई। उसके शरीर के अंदर की छाया ऊर्जा हिल गई और जल्द ही उसकी उंगली के सामने एक काली गोली बन गई। वूश! उसने ग्रंथ पर गोली चलाई और छाया गोली ने ग्रंथ के मस्तिष्क को नष्ट कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। लेकिन जैसे ही ग्रंथ की मौत हुई, कुछ अजीब हुआ। जिस क्षण ग्रंथ की मौत हुई, एक अजीब ऊर्जा ने उसके मृत शरीर को ढंक दिया और एक सेकंड से भी कम समय में उसका पूरा शरीर धूल में बदल गया। हालांकि इवान को पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी जब उसने ये देखा तो वह काफ़ी हैरान रह गया। यहाँ तक कि आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके मैं आत्मा को भी नहीं अवशोषित कर सकता हूँ, इवान ने धीमी आवाज में कहा और टॉवर ऑफ असेंशन की दिशा में देखा। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन से ग्रंथ की स्टोरेज रिंग उठाई। ये जानने के बाद कि रैंक 1 इवॉल्वर्स हैं, मैं कुछ बेवकूफ़ों को अपने शैडो अनडेड में बदलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर शैडो अनडेड नहीं बना सकता। इवान ने स्टोरेज रिंग उठाने के बाद बुदबुदाया और शहर की दिशा में वापस उड़ गया। आत्मा खोज का उपयोग करने के बाद उसे जो जानकारी मिली, उसके अनुसार इवान जानता है कि इस जगह को वर्ल्ड डोमेन कहा जाता है। वर्ल्ड डोमेन वह जगह है जहां अलग अलग दुनिया के लोग टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने की कोशिश करने के बाद दिखाई देते हैं। अरोरा वर्ल्ड की तरह कई अन्य अलग अलग लोअर वर्ल्ड भी हैं। लोअर वर्ल्ड के लोग अपनी दुनिया में जो टॉवर ऑफ असेंशन देखते हैं, वह इस वर्ल्ड डोमेन में स्थित असली टॉवर ऑफ असेंशन का एक प्रक्षेपण मात्र है। एस रैंक पर पहुंचने के बाद जब कोई व्यक्ति टॉवर ऑफ असेंशन के प्रक्षेपण द्वारा उत्पन्न जादुई धुंध में प्रवेश करता है, तो उसे यहाँ वर्ल्ड डोमेन में टेलीपोर्ट किया जाएगा, जहाँ असली टॉवर ऑफ असेंशन स्थित है। वर्ल्ड डोमेन में पहुंचने के बाद लोग यहां केवल 1 महीने तक रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें यहां से जबरन बाहर निकाल दिया जाएगा और टॉवर ऑफ असेंशन के अंदर भेज दिया जाएगा। इस 1 महीने के दौरान वे कुछ संसाधन जुटा सकते हैं जो यूटोपिया जाने पर उनके लिए मददगार होंगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड डोमेन वह जगह है जहां आप कुछ पॉकेट मनी कमा सकते हैं ताकि यूटोपिया जाने के बाद आपको भिखारी न बनना पड़े। बेशक, अगर आप यहां नहीं रहना चाहते हैं तो आप तुरंत टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां से निकल सकते हैं, लेकिन टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल करना आसान काम नहीं है क्योंकि यह 4 महान कुलों के लोगों के नियंत्रण में है। वैसे तो लोग यहाँ सिर्फ 1 महीने तक ही रह सकते हैं, लेकिन एक तरीका है जिससे लोग यहाँ ज़्यादा समय तक रह सकते हैं, और वो तरीका है वर्ल्ड डोमेन के 4 महान कुलों में से किसी एक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। 4 महान कुलों के लोग असल में वर्ल्ड डोमेन के मूल निवासी हैं। 4 महान कुल हैं फ्रॉस्टफॉल एलायंस, वारलॉर्ड गैंग, मून स्पाइडर नेस्ट और फैंटम वर्ल्ड। फ्रॉस्टफॉल एलायंस का नेतृत्व वर्ल्ड डोमेन के मूल मानव करते हैं। वारलॉर्ड गैंग का नेतृत्व नेटिव ऑक्स करते हैं। मून स्पाइडर नेस्ट का नेतृत्व मून स्पाइडर नामक राक्षस करता है और फैंटम वर्ल्ड का नेतृत्व वर्ल्ड डोमेन की मूल फैंटम बिल्लियां करती हैं। सोल सर्च स्किल का इस्तेमाल करने के बाद इवान को जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक इन चारों के अलावा और भी महान कुल हैं, लेकिन वे वर्ल्ड डोमेन के अलग अलग शहरों में स्थित हैं। अगर इवान वर्ल्ड डोमेन के किसी दूसरे शहर में जाना चाहे तो अपनी मौजूदा रफ्तार से भी उसे कम से कम 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड डोमेन बहुत बड़ा है और हर शहर के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर जब तक टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के लिए विश्व डोमेन में प्रवेश करने वाले लोग 4 महान कुलों के मूल निवासियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक 4 महान कुलों के लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये विश्व डोमेन का नियम है कि इस जगह के मूल निवासी टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के लिए यहाँ आए लोगों को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि वे कुछ गलत न करें। लेकिन ऐसा उन लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता जिन्होंने 4 महान कुलों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन लोगों ने विश्व डोमेन में अपने प्रवास की अवधि बढ़ाने के लिए 4 महान कुलों में से किसी एक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, वे अभी भी टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के लिए विश्व डोमेन में आने वाले लोगों के खिलाफ कदम उठा सकते हैं।
विश्व डोमेन विशाल है और 4 महान कुलों के मूल निवासियों को संसाधन जुटाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है। वे यहाँ आने वाले लोगों को सीधे तौर पर अपने लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को एक अनुबंध की पेशकश करके जो उन्हें यहाँ लंबे समय तक रहने की अनुमति दे सकता है, वे इन लोगों को अन्य लोगों को उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने का आदेश दे सकते हैं। ईमानदारी से कहें तो इवान वास्तव में आत्मा खोज कौशल का उपयोग करने के बाद काफ़ी उलझन में था, क्योंकि ग्रंथ की कम बुद्धि के कारण ऐसी कई चीज़ें थीं जो उसे समझ में नहीं आईं। ग्रंथ की कम बुद्धि और सरदार गिरोह में उसकी कम स्थिति के कारण इवान को उससे मिली जानकारी टूटी हुई थी। अनुबंध के बारे में कई चीज़ें थीं जो उसे समझ में नहीं आईं, और यहाँ तक कि 4 महान कुलों का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं था। उसके संदेह को दूर करने के बजाय ग्रंथ से मिली जानकारी ने वास्तव में उसके संदेह को और बढ़ा दिया। अगर मैं यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति पर आत्मा खोज का उपयोग करने की आवश्यकता है जिसका स्थान 4 महान कुलों के मूल निवासियों के बीच उच्च है। इवान ने बड़बड़ाया और अपने मंदिरों को रगड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह आदमी नेट भी यहाँ वर्ल्ड डोमेन में है या वह यूटोपिया के लिए निकल गया है, इवान ने खुद से कहा जब वह शहर के बाहर उतरा। वह मुझसे 6 महीने पहले टॉवर ऑफ असेंशन के लिए रवाना हुआ था, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह पहले ही टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग कर चुका होगा और यूटोपिया चला गया होगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आदमी के साथ क्या हुआ। जब तक वह मेरे सामने फिर से प्रकट नहीं होता, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, इवान ने कहा और आखिरकार शहर में प्रवेश किया। अध्याय 644 अपने दिमाग को तेज करना। इवान ने गिरगिट भ्रम कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया और शहर में प्रवेश करने पर अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया। उसने सबसे पहले ग्रंथ की स्टोरेज रिंग के अंदर मौजूद सभी चीज़ों को अपने शैडो स्टोरेज में स्थानांतरित कर दिया और रिंग को फेंक दिया ताकि अगर रिंग पर कोई ट्रैकिंग मार्क भी हो तो कोई भी उसे ट्रैक न कर सके। अपने शैडो स्टोरेज के अंदर सब कुछ डंप करने के बाद इवान ने मलाक की दिशा में चलते हुए ग्रंथ से प्राप्त चीज़ों को देखा। पहली चीज़ जो इवान ने देखी वह चमकीले हरे क्रिस्टल का एक छोटा ढेर था जो विश्वसार से भरा हुआ था। उसने अपने शैडो स्टोरेज से एक क्रिस्टल निकाला और उसे ध्यान से देखा। तो यह एसेंस क्रिस्टल है, हो उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे क्रिस्टल के अंदर मौजूद समृद्ध विश्वसार महसूस हुआ। इवान ने क्रिस्टल को परिष्कृत करने की कोशिश की और पाया कि वह क्रिस्टल के अंदर मौजूद विश्वसार को सीधे अवशोषित कर सकता है ताकि उसका इस्तेमाल किया हुआ विश्वसार वापस आ सके। मैं लड़ाई के दौरान अपनी ताकत वापस पाने के लिए इन क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इवान ने खुद से कहा और अपने पास आए क्रिस्टल की गिनती की। यहाँ सिर्फ 326 क्रिस्टल हैं, इवान ने कहा और अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। हालांकि आत्मा खोज का उपयोग करने के बाद उसे पता था कि सार क्रिस्टल बहुत दुर्लभ हैं, फिर भी वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि ग्रंथ एक बहुत ही गरीब कमीना है। मुझे मालक को 200 क्रिस्टल देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि दिन के अंत तक मैं उसे सैंडविच के लिए भुगतान की गई राशि से दुगनी राशि दूंगा, इवान ने खुद से कहा। और जब उसे याद आया कि सैंडविच के लिए भुगतान करने के बाद मालक कैसे रो रहा था, तो वह सावधानी से मुस्कुराया। ठीक है, मुझे उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन जब से उसने उन ऑक्स के आने पर भी मेरी मदद करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। इवान ने स्टोरेज रिंग से मिली दूसरी चीज़ों को देखा और 2 लाइट ब्यूल फूल देखे जिनमें 3 पंखुड़ियाँ थीं। उसने फूलों पर ध्यान केंद्रित किया और उनकी बारीकियां उसकी आंखों के सामने आ गईं। सी एक्वा फ्लावर रैंक 1 एक दुर्लभ फूल जो केवल समुद्र की गहराई में ही पाया जा सकता है। ये फूल बड़ी मात्रा में जल तत्व ऊर्जा से भरा होता है और लोगों को जल की संकल्पनात्मक ऊर्जा के बारे में अपनी समझ बढ़ाने में मदद कर सकता है। फूल के प्रभावों को इसे एक औषधि में बदलकर बढ़ाया जा सकता है। इवान ने फूल के विवरण को पढ़ा और भौहें चढ़ा दीं। आमतौर पर अगर वह चाहे तो इस फूल का इस्तेमाल खुद भी कर सकता है और जल तत्व के रहस्यों को समझने की कोशिश कर सकता है। जब तक किसी तत्व के बारे में उसकी समझ एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है, तब तक वह उस तत्व की अपनी समझ के अनुसार अपने विश्वसार को बदलने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए, अगर वह सी एक्वा फ्लावर का इस्तेमाल करता है और जल तत्व के बारे में उसकी समझ एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है, तो वह अपनी संकल्पनात्मक ऊर्जा को शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा और जल की संकल्पनात्मक ऊर्जा के बीच इच्छानुसार बदल सकेगा। लेकिन अगर वह एक तरह की संकल्पनात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक ही समय में 2 ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए किसी भी ऊर्जा की पूरी शक्ति दिखाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इवान फिलहाल शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा था। मैं ये फूल एक्वा को दे सकता हूँ। जल तत्व के साथ उसका जुड़ाव काफ़ी अधिक है, इसलिए यह उसके लिए मददगार हो सकता है, इवान ने खुद से कहा, लेकिन जल्द ही वह गहरी सोच में पड़ गया। एक्वा अभी भी एस रैंकर है और उसके शरीर के अंदर विश्वसार नहीं है, इसलिए अगर मैं उसे यह फूल दे भी दूं तो भी यह बेकार होगा। इवान ने हल्की सांस ली और अपना सिर हिलाया।
लगता है मुझे तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक मैं रैंक 1 कोर इवॉल्वर नहीं बन जाता और ग्रोथ लिंक कौशल के जरिए अपने शैडो अनडेड की रैंक नहीं बढ़ा लेता, उसके बाद ही वे इस फूल जैसे संसाधनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक्वा फूलों के अलावा कुछ और उच्च रैंकिंग वाली जड़ी बूटियां भी थीं, लेकिन वे भी फिलहाल इवान के लिए उपयोगी नहीं थीं। अमारा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन जड़ी बूटियों का अध्ययन कर सकती है ताकि वह भविष्य में मेरे लिए उच्च स्तर की औषधियां बना सके, इवान ने कहा और सभी जड़ी बूटियां अमरा के सामने फेंक दी जो उसके शैडो स्टोरेज के अंदर थी। स्टोरेज रिंग से उसे कुछ एस रैंक के हथियार भी मिले, लेकिन चूंकि वे हथियार ग्रंथ के लिए बनाए गए थे इसलिए वे इवान के लिए बेकार थे, इसलिए उसने उन्हें नेक्रोस, एस्ट्रोनॉक्स और चरम राक्षसों के शैडो अनडेड को दे दिया जो शारीरिक शक्ति में विशेषज्ञ थे। कुछ और चीजें भी थीं, लेकिन वे भी पूरी तरह बेकार थीं। इवान ने उन्हें छाया भंडारण के एक कोने में फेंक दिया और उन्हें देखना बंद कर दिया। कुछ मिनटों के बाद इवान उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने मलाक को छोड़ा था। हालांकि लगभग 1.5 घंटे हो चुके थे, मलाक अभी भी रो रहा था। करीब से देखने पर इवान ने मलाक के सामने छोड़े गए कटोरे में कुछ मीट बंस भी देखे। यह आदमी वाकई बेशर्म है, इवान ने मलाक के मुंह के कोने पर कुछ बचा हुआ मीट सॉस देखा। ये स्पष्ट था कि हालांकि वह रो रहा था, फिर भी उसने मुफ्त भोजन नहीं छोड़ा। क्या यह आदमी डरता नहीं है कि अगर वह बिना सोचे समझे मुफ्त भोजन खाएगा तो उसे एक बार फिर धोखा मिलेगा? इवान ने मन ही मन सोचा और उसकी ओर चल दिया। जब मलाक ने कदमों की आवाज़ सुनी तो वह और भी जोर से रोने लगा और कटोरे को थोड़ा आगे धकेल दिया। इवान ने जब ये देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने मालरक को उसकी ओवर एक्टिंग के लिए लगभग लात मार दी। ऐसा लगता है कि तुम इस काम से काफ़ी संतुष्ट हो। इवान की आवाज़ सुनकर मालरक का शरीर अकड़ गया और उसने धीरे से अपना सिर उठाया। जब उसने अपना सिर उठाया और इवान की तिरस्कार भरी आंखों को देखा तो मालरक का चेहरा लाल हो गया। तारानकन खांसी, वह शर्मिंदगी में खांसने लगा और उसने कटोरा वापस खींच लिया जिसे उसने इवान से कुछ लेने के लिए आगे बढ़ाया था। मैं अभिनय करके अपने दिमाग को तेज करने की कोशिश कर रहा था अंडरस्को। चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। इवान ने मालरक को बोलने से रोका और उसके कटोरे के अंदर एक स्टोरेज रिंग फेंक दी। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम अपना दिमाग तेज करना जारी रख सकते हो। इवान की बात सुनकर और स्टोरेज रिंग के अंदर देखने पर मालरक दंग रह गया। जब उसने अंदर देखा और 200 सार पत्थर देखे तो उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव दिखाई दिया। यह अंडरस्को, मालरक ने इवान की ओर देखा और उससे पूछना चाहा कि उसे ये सार पत्थर कहाँ से मिले, लेकिन उसने देखा कि इवान पहले ही वहां से चला जा रहा था। रुको, मालरक चिल्लाया और जल्दी से इवान का पीछा किया। क्या? इवान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा जब मालरक ने उसे रोका। इवान के सामने रुकने के बाद मालरक ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। मैं ये सार पत्थर नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिले, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ सार पत्थर कमाना कोई आसान काम नहीं है। तुम अभी अभी यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना चाहिए ताकि तुम अपने लिए कुछ संसाधन खरीद सको, उसने कहा और स्टोरेज रिंग उसे वापस कर दी। इसके अलावा मुझे यकीन है कि तुमने किसी को लूटा होगा और अगर मैं उन्हें तुमसे ले लूँगा तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। इवान ने मालरक की बात सुनने के बाद कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। यह आदमी बुरा नहीं है, उसने स्टोरेज रिंग वापस मालरक के हाथ में रख दी और वहां से चलने लगा। ओए, मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं अंडरस्को। अरे मालरक, क्या तुम कुछ दिलचस्प देखना चाहते हो? मालरक के बोलने से पहले इवान ने उसकी ओर देखा और अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा। इवान के चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान देखकर मालरक को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसे याद आया कि कैसे इवान ने उसे सैंडविच देने के बाद बिल्कुल वैसी ही मुस्कान दिखाई थी। यह आतंकवादी एक बार फिर कुछ अवैध करने की योजना बना रहा है। मालरक ने मन ही मन सोचा और इवान से दूर भागने के लिए मुड़ गया। अध्याय 645। ये यहाँ नहीं है। विश्व डोमेन बहुत बड़ा है और यह प्रचुर संसाधनों से भरा हुआ है। वास्तव में, यद्यपि 4 महान कुलों के लोग सैकड़ों वर्षों से शहर के चारों ओर संसाधन एकत्र कर रहे हैं, फिर भी शहर के चारों ओर 1 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में अभी भी कई स्थान हैं जो अभी भी पूरी तरह से अज्ञात हैं। टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के लिए विश्व डोमेन में आए लोगों की मदद के बिना भी 4 महान कुलों के लोग अपने लिए पर्याप्त संसाधन एकत्र कर सकते हैं क्योंकि विश्व डोमेन में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा 4 महान कुलों के लोग सामान्य लोगों की तरह टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं और यूटोपिया नहीं जा सकते हैं। यह एक और प्रतिबंध है जो विश्व डोमेन के कानूनों ने उन पर लगाया था। चूंकि 4 महान कुलों के लोग यूटोपिया नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें सामान्य लोगों की तरह बहुत ज़्यादा संसाधन जुटाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो यहाँ संसाधन जुटाने के लिए आते हैं ताकि वे टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल करने के बाद खुद को बनाए रख सकें। हालांकि इवान को ये जानने की जिज्ञासा थी कि 4 महान कुलों के लोग लोगों को उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे थे, जबकि उन्हें वास्तव में उनकी मदद की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ एक साधारण जिज्ञासा थी।
दरअसल उसे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि अगर इवान को 4 महान कुलों के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो वह वर्ल्ड डोमेन क्यों नहीं छोड़ रहा है? हालांकि 4 महान कुलों के लोग टॉवर ऑफ असेंशन को नियंत्रित कर रहे हैं, अगर वह टॉवर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे यकीन है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। तो फिर वह वर्ल्ड डोमेन क्यों नहीं छोड़ रहा है और 4 महान कुलों के मामलों में दखल देने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? इस सवाल का जवाब वास्तव में काफ़ी सरल है। उसे 4 महान कुलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे पिछले सैकड़ों वर्षों में उनके द्वारा एकत्रित की गई संपत्ति में बहुत दिलचस्पी थी। सरल शब्दों में, वह जाने से पहले उन्हें लूटने की योजना बना रहा है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मालाक ने अपने सामने वारलॉर्ड गैंग के विशाल महल को देखते हुए अपने चेहरे पर एक चकित नज़र के साथ पूछा। तुम मेरे साथ यहाँ 4 महान कुलों में से एक को लूटने आए हो? मालाक ने एक शांत आवाज़ सुनी और देखा कि इवान उसके ठीक बगल में खड़ा है। ठीक है, मैं भागने के बारे में सोच रहा था जब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ दिलचस्प देखना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं भाग पाता उसने मुझे अपने साथ यहाँ खींच लिया, मालक ने मन ही मन कहा जब उसे आखिरकार याद आया कि वह वारलॉर्ड गैंग के महल के सामने कैसे पहुंचा था। एक पल रुको। अचानक मालक की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसने कांपती आवाज़ में इवान से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि हम 4 महान कुलों में से एक को लूटने के लिए यहाँ हैं? मेरा मतलब वही था जो मैंने अभी कहा। हम इन कमबख्त सुअरों को लूटने के लिए यहाँ हैं, इवान ने हॉक साइज कौशल का उपयोग करके वारलॉर्ड गैंग के महल की टोह लेते हुए एक बेपरवाह लहजे में कहा। तुम पागल हो, मालक ने धीमी आवाज़ में कहा और इवान से दूर चला गया। अगर तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो और मरो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे अपने साथ मत घसीटो। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? चूंकि मैं उन्हें लूटने के लिए यहाँ हूँ, इसलिए मुझे उनका ख्याल रखने का पूरा भरोसा है। तुम्हें बस मेरा अनुसरण करना है और तुम बहुत सारे लाभ उठा पाओगे, इवान ने महल को देखते हुए कहा। इवान की बातें सुनकर मालक ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो। वह उससे पूछना चाहता था कि क्या वह आज सुबह बिस्तर से गिर गया था और उसका सिर टकरा गया था, लेकिन उसे डर था कि इवान उसे हरा देगा, इसलिए उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में पूछा, चूंकि तुम्हें उन्हें अकेले लूटने का पूरा भरोसा है तो तुम मुझे अपने पीछे आने के लिए क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और मुझे साथ लाने से अंत में तुम्हें मिलने वाले संसाधनों की मात्रा कम हो जाएगी। इवान ने जब मालक की बात सुनी तो वह दंग रह गया और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि इस दौरान वह बस बहाव के साथ चल रहा था। लेकिन अब जब मालक ने उससे पूछा तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह हमेशा की तरह अलग व्यवहार कर रहा था। जब से मैं विश्व डोमेन में आया हूँ, मेरा व्यवहार वाकई अजीब रहा है। आमतौर पर मैं हमेशा लोगों से बात करने से बचता हूँ और उनसे दूरी बनाए रखता हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, इवान ने मन ही मन कहा और अचानक कुछ सोचा। उसने जल्दी से अपनी स्टेटस विंडो खोली और अपने टाइटल सेक्शन को देखा। और जैसे ही उसने अपने टाइटल सेक्शन को देखा, उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। टाइटल, रूल ब्रेकर, रूलर ऑफ द शैडो रील्म, ये यहाँ नहीं है, उसने स्तब्ध स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह ... शापित शीर्षक यहाँ नहीं है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह मतिभ्रम में तो नहीं है, टाइटल सेक्शन को कुछ और बार देखा, लेकिन परिणाम वही थे। यहाँ क्या चल रहा है? मैंने विश्व डोमेन में प्रवेश करने से ठीक पहले अपनी स्टेटस विंडो देखी थी और उस समय मेरे पास अभी भी शापित शीर्षक था, फिर यह अब यहाँ क्यों नहीं है? इवान ने मन ही मन कहा और टॉवर ऑफ असेंशन की दिशा में देखा। क्या मेरे शीर्षक के गायब होने का इस जगह से कोई संबंध है? उसने कुछ सेकंड के लिए विशाल काले टॉवर को देखा और एक गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि मेरे व्यवहार में बदलाव इस शीर्षक के गायब होने से संबंधित है, इवान ने धीमी आवाज़ में कहा और अपने सिर के पीछे खरोंच लगाए। क्या ये शीर्षक हमेशा के लिए चला गया है या ये केवल उस समय के लिए गायब हो गया है जब मैं इस स्थान पर हूँ? इवान ने खुद से पूछा और उम्मीद की कि शीर्षक हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या तुम ठीक हो? इवान अपने होश में आया जब उसने मालरक की आवाज़ सुनी और उसे अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ उसे देखते हुए देखा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, इवान ने कहा और अपना हाथ हिलाया। मालरक ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और महसूस किया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और एक बार फिर से पूछा, तो तुम मुझे अपने साथ क्यों ला रहे हो? इवान ने आखिरी बार अपनी स्टेटस विंडो पर नज़र डाली और इसे बंद करने के बाद कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ। हाँ, इवान की बात सुनकर मालाक ने उलझन में भाव दिखाया और चेहरे पर सवालिया निगाह से उसे देखा। इवान ने मालाक की उलझन भरी अभिव्यक्ति देखकर मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ। इवान की प्रतिक्रिया सुनकर मालाक ने मृत आंखों से उसे देखा। वह उससे कहना चाहता था कि वह उसे गंभीरता से उत्तर दे, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बता पाता। वहाँ कौन है? उन्होंने एक प्रभावशाली आवाज़ सुनी और 2 ओर्क को अपनी दिशा में आते देखा।
अध्याय 646। आपके पास कोई योजना है ना? वहाँ कौन है? अचानक इवान और मालरक ने एक धमकी भरी आवाज़ सुनी और 2S रैंक ऑक को अपनी दिशा में आते देखा। जब उसने ऑक के चेहरों पर प्रभावशाली भाव देखे तो मालरक का शरीर अकड़ गया। इस बीच इवान अंदर से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक घबराहट भरी नजर आई। तुम दोनों यहाँ बहुत देर से खड़े हो। तुम दोनों क्या करने की योजना बना रहे हो? इवान और मालरक से थोड़ी दूरी पर रुकने के बाद एस रैंक ऑक में से एक ने आज्ञाकारी आवाज़ में पूछा। इवान ने ऑक की आवाज़ सुनकर अपने हाव भाव ठीक किए और घबराई हुई आवाज़ में जवाब दिया, सर, हम आपको कुछ घंटे पहले शहर के बाहर कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय देखी गई किसी चीज़ के बारे में बताने आए हैं। इवान की आवाज़ सुनकर दोनों एस रैंक ऑक की आंखें चमक उठीं और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या उसे जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय कोई कीमती चीज़ मिली है और वह हमें उसके बारे में जानकारी बेचना चाहता है? दोनों ऑर्क्स ने एक साथ सोचा। तुमने क्या देखा? एस रैंक के ऑर्क्स में से एक ने उत्सुक स्वर में पूछा। ये हमने देखा। इवान थोड़ा झिझका और हकलाने लगा। जल्दी करो और हमें बताओ इससे पहले कि मैं तुम्हें आत्मा कक्ष में फेंक दूं और तुम्हारी आत्मा निकाल कर वह जानकारी प्राप्त करूं जो मुझे चाहिए, ऑर्क ने धमकी भरे लहजे में कहा और इवान पर अपनी आभा को बंद कर दिया। इवान ने जब ऑर्क की आवाज़ सुनी तो वह भयभीत हो गया और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। जब हम शहर के बाहर जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे थे तो हमने सरग्रंथ को एक इंसान से लड़ते हुए देखा। लड़ाई बहुत तीव्र थी लेकिन अंत में उस इंसान ने सरग्रंथ को मार डाला। ये कहने के बाद इवान थोड़ा रुका और एक पल के बाद डरी हुई आवाज़ में बोला, हम एक चट्टान के पीछे छिपे हुए थे और हमें लगा कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन सरग्रंथ को मारने के बाद उस इंसान ने हमें ऐसे पकड़ा जैसे उसे शुरू से ही हमारी मौजूदगी का पता था। हमें लगा कि वह आदमी हमें मार देगा, लेकिन हमें पकड़ने के बाद उसने हमें मारने के बजाय हमें यहाँ आने और वारलॉर्ड गैंग के उच्च अधिकारियों को संदेश देने का आदेश दिया। इवान की बात सुनकर दोनों ऑर्क्स की आंखें चौंक गईं। यहाँ तक कि मालिक ने भी इवान की ओर ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि मास्टर ग्रंथ मर चुका है? एस रैंक के ऑर्क ने चौंकते हुए पूछा जब उसके दिमाग ने आखिरकार इवान के शब्दों को रजिस्टर किया। इवान ने कुछ नहीं कहा और बस डरे हुए अंदाज में अपना सिर हिलाया। दोनों एस रैंक के ऑर्क्स ने एक दूसरे को अपने चेहरे पर स्पष्ट रूप से चौंकते हुए देखा और टेलीपैथी कौशल का उपयोग करके चर्चा करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि वह सच कह रहा है, एस रैंक के ऑर्क्स में से एक ने एक पल के बाद कहा। पहले मैंने सुना था कि मास्टर ग्रंथ पर एक इंसान ने घात लगाकर हमला किया था और उसने उस इंसान को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया है। अरे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जब ऑक आपस में चर्चा कर रहे थे तब मालाक ने इवान से पूछा। मालाक की बात सुनकर इवान ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अरे, मुझे मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना चाहिए था, मालाक ने मन ही मन को कोसा और दोनों ऑक के चेहरों पर गंभीर भाव देखकर अपनी लार निगल ली। तुमने कहा कि उस इंसान ने तुम्हें संदेश देने के लिए कहा था, है ना? एक ऑक ने कुछ देर बाद पूछा, जिस पर इवान ने अपना सिर हिलाया। हमारे साथ आओ, हमें अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देनी है, एस रैंक ऑक ने कहा और इवान और मालाक को कोई मौका दिए बिना वे उन्हें महल के अंदर खींचने लगे। जब ऑक उसे अंदर खींचने लगे तो इवान ने घबराहट दिखाई, लेकिन जब मालरक ने इवान के चेहरे को देखा तो उसे ठंडक महसूस हुई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ऑक इस आतंकवादी को अपने महल में लाकर अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं? 5 मिनट बाद इवान और मालरक एक भद्दे दिखने वाले पत्थर के कमरे में खड़े थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे हमारे साथ कैदियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और हमसे पूछताछ करने के लिए हमें यहाँ लाए हैं। जब ऑक उन्हें पत्थर के कमरे में ले जाकर चले गए तो मालरक ने सोचा। कुछ मिनट बाद इवान और मालरक ने अपनी दिशा में आते हुए भारी कदमों की आवाज़ सुनी। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ कमरे का पत्थर का दरवाज़ा खुला और एक 3 मीटर लंबा भूरे रंग का ऑक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में भारी दबाव भर गया और मलराक के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। इवान को ज़्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने भी मलराक की तरह ही व्यवहार किया और सांस लेने के लिए हाथ पैर मारने लगा। कमरे में दाखिल हुए रैंक 1 ऑक ने इवान और मलराक को ठंडी आंखों से देखा और उन पर अपनी आभा को दबाना जारी रखा। कुछ सेकंड के बाद जब ऑक को लगा कि इवान और मलराक बेहोश होने वाले हैं तो उसने आखिरकार उन पर अपनी आभा को दबाना बंद कर दिया। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, ऑक ने अपनी आभा वापस लेने के बाद धमकी भरे लहजे में कहा। क्या तुमने पहले जो कुछ भी बताया था वह सच है? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम दोनों को तुरंत मार डालूंगा। हम सच कह रहे हैं, इवान ने डरावनी आवाज़ में कहा। सर ग्रंथ को मारने के बाद उसने वाकई हमसे यहाँ आने और यह संदेश देने के लिए कहा था कि आज रात 9 बजे वह और उसकी टीम के सदस्य वारलॉर्ड गैंग के महल पर हमला करेंगे। इवान की बात सुनकर ऑक ने कुछ सेकंड के लिए इवान और मालाक के चेहरों को देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं समझ गया, ऑक ने एक पल के बाद कहा और जाने के लिए मुड़ गया। सर, ऑक को जाते देख इवान ने झिझकते हुए स्वर में कहा।
क्या? ऑक ने ठंडी आवाज में पूछा। क्या हम अब जा सकते हैं? इवान की बात सुनकर ऑक के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा जब मैं पुष्टि कर लूंगा कि तुम सच बोल रहे हो। ऑक की बात सुनकर मालाक का शरीर अकड़ गया और उसने हकलाते हुए स्वर में पूछा, और तुम इसकी पुष्टि कैसे करोगे? ऑक ने कमरे का पत्थर का दरवाज़ा खोला और बाहर एक कदम बढ़ा। हमें बस रात का इंतज़ार करना होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि वे हम पर हमला करने वाले हैं? अगर वे हम पर हमला करते हैं तो इसका मतलब है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन अगर वे हम पर हमला नहीं करते हैं? ऑक ने उनकी तरफ देखा और अपने सारे तीखे दांत दिखाए। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ ऑक ने दरवाज़ा बंद किया और वहां से चला गया। मालाक ने इवान की तरफ देखा और पाया कि वह अपने चेहरे पर चकित भाव के साथ दरवाजे की तरफ देख रहा था। इवान के चेहरे पर चकित भाव देखकर मालाक ने अपनी लार निगल ली। तुम्हारे पास कोई योजना है न? उसने उम्मीद भरी आवाज़ में पूछा। मालाक की बात सुनकर इवान ने उसकी तरफ देखा और अपने चेहरे पर उसी चकित भाव के साथ अंगूठा दिखाया। जब मालरक ने इवान के चकित अंगूठा ऊपर देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, हम निश्चित रूप से बर्बाद हो चुके हैं। अध्याय 647 यह एक ही चाल में खत्म हो जाएगा भाग 1। तुम क्यों रो रहे हो? इवान चौंक गया जब मालाक अचानक रोने लगा। मैं रो रहा हूँ क्योंकि हम बर्बाद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, मालाक ने नाटकीय आवाज़ में कहा और खोखली आंखों से कमरे की पत्थर की छत को देखा। आज रात कोई भी वारलॉर्ड गैंग पर हमला नहीं करेगा, और एक बार जब उन्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे तो वे निश्चित रूप से हमें तेल में तलेंगे और कुरकुरे तले हुए इंसानों का मजा लेंगे। इवान ने मालाक को उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा जब उसने उसे सुना और उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अंगूठा नहीं दिखाया था जो ये संकेत दे रहा था कि सब कुछ ठीक है? इवान की बात सुनकर मालाक ने रोना बंद कर दिया और उलझन में उसकी ओर देखा। सब कुछ ठीक है से तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुमने मुझे थम्स अप दिखाया तो तुम्हारे हाव भाव स्पष्ट रूप से असामान्य थे और सचमुच कह रहे थे कि हम फक हो गए हैं। जब इवान ने मालर की बात सुनी तो उसका मुंह बेकाबू हो गया और उसे थप्पड़ मारने का मन हुआ। हाँ, उसने धीमी आवाज़ में आह भरी और बंद पत्थर के दरवाजे को देखते हुए कहा, मेरे हाव भाव असामान्य थे क्योंकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ इतनी आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। मुझे लगा कि वारलॉर्ड गैंग के उच्च अधिकारी हम पर थोड़ा ज़्यादा संदेह करेंगे और हमें सच्चाई उगलवाने के लिए प्रताड़ित करेंगे, लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से मूर्ख हैं। इवान ज़मीन से उठ खड़ा हुआ और कमरे के अंदर पत्थर की बेंच पर बैठ गया। बैठने के बाद उसने मालर को देखा और उसे एक दोस्ताना मुस्कान दिखाई। अब जब हम महल के अंदर हैं तो हमें बस शो शुरू होने का इंतज़ार करना होगा। इवान की दोस्ताना मुस्कान देखकर मालर ने अपनी लार निगल ली और हिचकिचाहट भरी आवाज़ में पूछा, शो से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यहाँ कुछ होने वाला है? जब इवान ने मालर की बातें सुनी तो वह असमंजस में उसकी ओर देखने लगा। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि यहाँ क्या होने वाला है? इवान की बात सुनकर मालर ने भौहें उठाईं, लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। क्या तुम कह रहे हो कि कोई वाकई आज रात वारलॉर्ड गैंग पर हमला करने वाला है? इवान ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर हिलाया। जब उसने इवान को अपना सिर हिलाते देखा तो मालर के चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण भाव दिखाई दिया और वह भी ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। वारलॉर्ड गैंग पर कौन हमला करने वाला है? क्या ये 4 महान कुलों में से कोई और है? चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, इवान ने रहस्यमयी आवाज़ में कहा और बस अपनी आंखें बंद कर लीं। समय बीतता गया और जल्द ही 9 बजे तक केवल 5 मिनट बचे थे। हालांकि वारलॉर्ड गिरोह को विश्वास नहीं था कि कोई भी उनके गढ़ पर हमला करने की हिम्मत करेगा, फिर भी वे हाई अलर्ट पर थे क्योंकि यह पहले ही पुष्टि हो चुकी थी कि ग्रंथ वास्तव में मर चुका है। एस रैंक और सीआर अपने पिंगी चेहरों पर गंभीर भाव के साथ महल के चारों ओर गश्त कर रहे थे और रैंक 1 ऑफ किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए महल की दीवारों के चारों ओर खड़े थे। महल में लगभग 5000 ऑक मौजूद थे और उनमें से 11 रैंक 1 कोर रिवॉल्वर्स के थे। कुछ ही समय में केवल 1 मिनट बचा था और माहौल में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। मालाक पत्थर के कमरे में आगे पीछे चल रहा था और समय समय पर इवान को देख रहा था जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठा था। जब केवल 3 सेकंड बचे थे तो इवान ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। जिस क्षण इवान ने गहरी सांस ली, मालाक की अभिव्यक्ति बदल गई। रैंक 1 ऑफ जो महल की दीवारों पर खड़े थे और एस रैंक ऑफ जो इलाके में गश्त कर रहे थे, उन्होंने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया और एक ही समय में दक्षिण पूर्व दिशा में देखा। यह अंडरस्को स्टोन रूम में इवान और मालाक से मिलने वाले रैंक 1 ऑफ डुरोक की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट लिया। वूश 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 वूश।
जल्द ही ऑक ने सैकड़ों ठंडी बैंगनी लपटों को अपनी दिशा में बढ़ते हुए देखा और दसियों एस रैंकर्स की आभा ने आसपास के वातावरण को भर दिया। 10, 100, 500, 1000। कुछ ही समय में ऑक ने कम से कम 4000 अलग अलग एस रैंकर्स की आभा महसूस की और उनके दिल युद्ध के नगाड़ों की तरह धड़कने लगे। गड़गड़ाहट। जब ऑक सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, तभी आसपास का वातावरण कांपने लगा और पूरा महल चमकीले नारंगी रंग की रोशनी से जगमगा उठा। सभी ऑक ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा, और जैसे ही उन्होंने आसमान की ओर देखा, उनके चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि आग का एक बड़ा गोला आसमान से उल्कापिंड की तरह महल की ओर गिर रहा है। जब ज्यादातर एस रैंक ऑक को लगा कि वे मरने वाले हैं, तभी महल का सुरक्षा अवरोध सक्रिय हो गया। जैसे ही यह विशाल आग का गोला अवरोध के संपर्क में आया, उसमें विस्फोट हो गया। आग के गोले के फटने पर महल का अवरोध हिंसक रूप से कांप उठा और नारंगी रंग की आग में समा गया। हालांकि शक्तिशाली प्रभाव के कारण अवरोध पर कुछ दरारें दिखाई दी, लेकिन अवरोध के स्वमरम्मत प्रभाव के तहत वे सभी जल्दी से गायब हो गईं। वूश! जल्द ही अवरोध को ढकने वाली आग गायब हो गई और एशर उसके ऊपर दिखाई दिया। स्विश 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 स्विश। आशेर के बाद अल्बेलू, स्टोनी, स्नो, एलिसिया, वोलाक, अमारा, नेक्रोस और अन्य छाया मरे हुए भी आ गए, और अब महल के सामने 4000 छाया मरे हुए लोगों की सेना खड़ी थी। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इस अवरोध को तोड़ सकते हो? एलिसिया ने आशेर से पूछा। हालांकि यह शक्तिशाली है, मुझे नहीं लगता कि अगर हम एक साथ हमला करेंगे तो ये लंबे समय तक टिक पाएगा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो बस इस अवरोध को तोड़ देते हैं। अंडरस्को। मुझे नहीं लगता कि हमें इस अवरोध को तोड़ने की ज़रूरत है, एलिसिया के बोलने से पहले आशेर ने एक बार फिर कहा। इस तरह के अवरोध में बहुत ज़्यादा सार पत्थर लगते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे हमें अवरोध पर स्वतंत्र रूप से हमला करने देंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने अवरोध को सक्रिय कर दिया है ताकि लड़ाई के दौरान उनके महल को नुकसान न पहुंचे और वे सबसे अधिक संभावना अवरोध के बाहर हमारे खिलाफ लड़ेंगे। जैसे ही एशर ने बोलना समाप्त किया, अवरोध गायब हो गया और सभी ऑक छाया मरे हुए लोगों की ओर दौड़ पड़े। जिस क्षण सभी ऑक महल के मापदंडों से बाहर निकल गए, अवरोध एक बार फिर महल के चारों ओर दिखाई दिया ताकि लड़ाई के दौरान ये ढह न जाए। येसुआ अगर अवरोध के अंदर रहते तो थोड़े और समय तक जीवित रह सकते थे, लेकिन अब वे अंडरस्को। गलत मत समझो, एशर ने एक बार फिर एलिसिया को बीच में ही टोक दिया, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती। ये सभी ऑक इस अवरोध द्वारा चिन्हित हैं, इसलिए वे जब चाहें इसके अंदर जा सकते हैं। दूसरी ओर, हम अवरोध में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए यदि आप लड़ाई के दौरान किसी ऑक को घायल करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उसे अवरोध के अंदर भागने का कोई मौका न दें। एलिसिया एशर को 2 बार बीच में रोकने के लिए पीटना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ऑक ने जंगली जानवरों की तरह अपना हमला शुरू कर दिया। 11 रैंक 1 ऑक की वजह से छाया मरे हुए लोग लड़ाई में पूरी तरह से नुकसान में थे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य ऑक्स को मारना नहीं था। जब ऑक्स छाया मरे हुओं से निपटने में व्यस्त थे, इवान ने भी अपनी चाल चली। चलो चलते हैं, ये हमारा मौका है, उसने मलाक से कहा और बंद पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। अध्याय 648। यह एक ही चाल में खत्म हो जाएगा, भाग दो। चलो चलते हैं, हमें सब कुछ जल्दी से खत्म करना है, इवान ने कहा और जल्दी से बंद पत्थर के दरवाजे की ओर चला गया जब उसने लड़ाई की आवाज़ सुनी। हम यहाँ से कैसे जाएंगे? ये पूरा कमरा प्रबलित डोलोमाइट पत्थरों से बना है। अपनी पूरी ताकत के साथ भी हम इस पर एक खरोंच भी नहीं डाल पाएंगे। अंडरस्को। धमाका। इससे पहले कि मालर्क बोल पाता, इवान ने पत्थर के दरवाजे पर मुक्का मारा। धमाका। एक तेज धमाकेदार आवाज़ गूंजी और पूरा कमरा हिल गया। मालर्क अपना संतुलन खो बैठा और ज़मीन पर गिर गया, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और अपनी आंखें चौड़ी करके पत्थर के दरवाजे को देखा। धीरे धीरे मकड़ी के जाले की तरह दरवाजे पर दरारें फैलने लगीं और उसमें से पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरने लगे। मालर्क ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, धमाका। एक और धमाकेदार आवाज़ गूंजी और पूरा डोलोमाइट स्टोन का दरवाज़ा धूल में बदल गया। चलो चलते हैं, इवान ने पत्थर के दरवाजे की ज्यादा परवाह नहीं की और कमरे से बाहर निकल गया। मालाक ने कुछ सेकंड के लिए टूटे हुए पत्थर के दरवाजे को देखा और अपना सिर हिलाया। यह आदमी एक बकवास राक्षस है, उसने खुद से कहा और जल्दी से उसके पीछे चला गया। गड़गड़ाहट। बूम क्लैंग। ऑक्स और शैडो अनडेड के बीच लड़ाई पूरे जोरों पर थी और पूरा महल हिल रहा था। विस्फोटों और हथियारों से टकराने की आवाज़ें हर जगह गूंज रही थीं और इवान लगातार अपने शैडो अनडेड को वापस बुलाने के लिए अपने मन का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उनकी संख्या बनी रहे। हम कहाँ जा रहे हैं? मालाक ने इवान का पीछा करते हुए महल में और अंदर तक पूछा। चूंकि हम उन्हें लूटने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से उनके खजाने की तिजोरी में जा रहे हैं, इवान ने पीछे देखे बिना उत्तर दिया और महल में और आगे बढ़ना जारी रखा। तुम्हें उनके खजाने की तिजोरी का स्थान पता है?
मालाक ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। एक करीबी मृत मित्र ने मुझे इसके बारे में बताया, इवान ने ग्रंथ के बारे में सोचते हुए कहा। मृत मित्र? मालाक ने इवान की बात सुनकर भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। क्योंकि अधिकांश ऑक बाहर लड़ रहे थे, इवान और मालाक बिना किसी समस्या के महल के भीतर पहुंच गए। जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, इवान ने गलियारे के अंत में 2 ऑक की उपस्थिति को महसूस किया, जिससे वे नीचे जा रहे थे। हमारे आगे 2 एस रैंक ऑक हैं, इवान ने मालाक से कहा और उसके शरीर के अंदर मैना हिलने लगी। इवान की बात सुनकर मालाक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक हल्के हरे रंग की तलवार निकाली। इवान ने मालाक के हाथ में तलवार को देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। तुम क्या कर रहे हो अंडरस्को? मालाक उससे पूछना चाहता था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे पूछ पाता, इवान के पैरों के अंदर मौजूद ऊर्जा नसों में मैना बह गई। फ्लिकर सटेप, उसने कहा और तुरंत गलियारे के अंत में पहुंच गया। दोनों ऑक्स ने पहले ही इवान और मालाक की मौजूदगी को भांप लिया था, इसलिए वे उन पर घात लगाने के लिए गलियारे के बाएं और दाएं हिस्से में छिप गए थे। जब इवान अचानक उनके पास आया तो वे दोनों दंग रह गए। इससे पहले कि ऑक्स प्रतिक्रिया कर पाते, इवान ने अपने हाथों से बाएं और दाएं दिशा में वार किया। आसपास की हवा उसके हाथों की हरकतों के साथ चली और 2 विशाल पवन ब्लेड में बदल गई। स्विश! एस रैंक के ऑक्स को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हुआ, इससे पहले कि उनके शरीर पवन ब्लेड द्वारा 2 हिस्सों में कट गए। इवान ने ऑक्स के कटे हुए शरीर को देखा और ग्रंथ की तरह ही देखा, उनके शरीर भी उनकी मृत्यु के बाद धूल में बदल गए। मालक अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सका और इवान को ऐसे देखा जैसे वह किसी घृणित चीज को देख रहा हो। ये पहली बार था जब उसने इवान को एस रैंकर के खिलाफ कार्रवाई करते देखा था और ये देखते हुए कि उसने कितनी आसानी से दोनों एस रैंक ऑक्स को मार डाला, वह बता सकता था कि अगर इवान ने उसे मारने का फैसला किया तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। चलो चलते हैं, इवान ने मृत ऑक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और खजाने की तिजोरी की ओर बढ़ते हुए मालक से कहा। 5 मिनट बाद इवान और मालाक एक पत्थर की दीवार के सामने रुके। ये यहाँ होना चाहिए, इवान ने रुककर और पत्थर की दीवार को ध्यान से देखने के बाद बड़बड़ाया। उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ दीवार के पत्थरों को छुआ और 1 मिनट बाद उसकी आंखें चमक उठीं। खोलो, उसने कहा और एक छिपे हुए पत्थर के बटन को दबाया। गड़गड़ाहट! इवान के बटन दबाते ही पत्थर की दीवार हिलने लगी और एक छिपी हुई सीढ़ी जो भूमिगत की ओर जा रही थी, उसके और मालाक के सामने प्रकट हुई। सावधान रहो, एक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर होगा जो खजाने की तिजोरी की रखवाली करेगा, इवान ने एक गंभीर आवाज में मालाक से कहा और वे दोनों छिपे हुए मार्ग में प्रवेश कर गए। जल्द ही वे दोनों सीढ़ी के अंत तक पहुंच गए और मालाक को भूमिगत क्षेत्र के भीतर से एक शक्तिशाली आभा महसूस हुई। यह आदमी ग्रंथ से भी अधिक शक्तिशाली है, इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने खजाने की तिजोरी की रखवाली करने वाले व्यक्ति की आभा महसूस की। वे दोनों सावधानी से भूमिगत क्षेत्र में आगे बढ़े और जल्द ही एक बंद दरवाजे के सामने कुर्सी पर एक सोता हुआ और बैठा हुआ दिखाई दिया। बस यहीं रुको, इवान ने टेलीपैथी का उपयोग करते हुए मालक से कहा, जब वे ऑक को देख पाए और अपने ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट्स निकाल लिए। मैं उसे विचलित करने में आपकी मदद कर सकता हूं। जब मालक ने इवान को सुना तो उसने हिचकिचाहट भरी आवाज में कहा, चिंता मत करो, यह एक ही चाल में खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इवान ने अपने गॉन्टलेट्स पहने और शांत आवाज में कहा। इवान को सुनकर मालक कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने बस अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इवान ने गॉन्टलेट्स पहनने के बाद एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें तेज हो गईं। माना उसके शरीर के अंदर चला गया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। झिलमिलाता कदम, वह तुरंत सो रहे ऑक के सामने पहुंच गया जिसकी आंखें इवान के सामने आते ही खुल गईं। हालांकि इवान काफी तेजी से आगे बढ़ा, फिर भी ऑक ने समय रहते प्रतिक्रिया की और अपने कौशल वॉरक्राई का उपयोग करके उस पर पलटवार करने की कोशिश की, जो उसके दुश्मन को अचेत कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि ऑक अपने कौशल का उपयोग कर पाता, इवान ने अपने कौशल सोल सेवरेंस को सक्रिय कर दिया। सोल सेवरेंस, इस कौशल को सक्रिय करने के बाद उपयोगकर्ता अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके 1 सेकंड के लिए किसी व्यक्ति के शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को तोड़ सकता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है या अस्थायी रूप से अक्षम हो जाता है। इवान द्वारा उसके भौतिक शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को काट दिए जाने पर ऑक की आंखें खोखली हो गईं। चूंकि ऑक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर था, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी अधिक थी। उसकी उच्च आध्यात्मिक शक्ति के कारण उसके भौतिक शरीर और आत्मा के बीच का संबंध केवल एक पल के लिए ही टूटा था, लेकिन वह पल इवान के लिए लड़ाई को समाप्त करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। जिस क्षण ऑक की आंखें खोखली हो गईं, इवान ने अपने अन्य कौशल भी सक्रिय कर दिए। पावर ऑरा, विंड मैनिपुलेशन, सोनिक रेजोनेंस। इनके अलावा उसने अपने ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट्स बेसिलिस्क के क्रोध के कौशल को भी सक्रिय किया और उसके गॉन्टलेट्स तीखे पंजों में बदल गए।
इससे पहले कि ऑक अपनी आत्मा और शरीर के बीच संबंध को बहाल कर पाता, इवान के तीखे पंजे जैसे हाथ हिल गए। रिप! भूमिगत क्षेत्र में चीरने की आवाज़ गूंजी और सिर्फ क्रूर शक्ति का उपयोग करके इवान ने रैंक 1 ऑक का सिर काट दिया। थप! एक धमाकेदार आवाज़ आए और ऑक का विशाल सिरहीन शरीर बिना हिले डुले जमीन पर गिर गया। मालाक ने सुनहरी मछली की तरह अपना मुंह खोला और बंद किया और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। इवान ने भी राहत की सांस ली जब उसने देखा कि ऑक की जीवन आभा गायब हो गई है और उसके सभी कौशल निष्क्रिय हो गए हैं। चलो अंडरस्कोप! वह ऑक को मारने के बाद मालाक को बुलाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बुला पाता। रिंग रिंग! वारलॉर्ड गैंग के महल में एक जोरदार सायरन बज उठा और सभी ऑर्क्स एक साथ खजाने की तिजोरी की ओर देखने लगे। अध्याय 649 ऑक लॉर्ड्स वॉर क्राई। रिंग रिंग! जिस क्षण सायरन बजना शुरू हुआ, सभी ऑक समझ गए कि किसी ने खजाने की तिजोरी के संरक्षक को मार दिया है। तुम्हारा कमीना! धमाका! अशक के बराबर की एक शक्तिशाली आभा अचानक महल के एकांत क्षेत्र से फूट पड़ी और वारलॉर्ड गिरोह का नेता मोगुल, जो रैंक 1 के शिखर पर था, खजाने की तिजोरी की ओर दौड़ा। बहुत से ऑक ने शैडो अनडेड के खिलाफ लड़ना भी बंद कर दिया और घुसपैठिए को पकड़ने के लिए महल की बाधा के अंदर भाग गए। शैडो अनडेड ने ऑक को बाधा के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन रैंक 1 ऑक की वजह से वे उन्हें रोक नहीं पाए। एशर वारलॉर्ड गैंग के किसी भी अन्य रैंक 1 एवॉल्वर से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह एक ही समय में उनमें से 5 के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए उसके लिए अन्य शैडो अनडेड की मदद करना असंभव था। एलिसिया, नेक्रोस, वोलाक और अन्य शक्तिशाली शैडो अनडेड भी शेष रैंक 1 ऑक्स से निपटने में व्यस्त थे, इसलिए जब सैकड़ों ऑक्स बैरियर के अंदर घुस आए तो वे भी कुछ नहीं कर पाए। लानत है, इन सुअरों ने यहाँ सायरन जैसा अलार्म घड़ी लगा दिया है, इवान ने शाप दिया जब उसने तेज सायरन सुना और सैकड़ों ऑक्स की आभा को अपनी दिशा में आते हुए महसूस किया। यहाँ आने से पहले इवान ने बिना किसी को सचेत किए चुपचाप वारलॉर्ड गैंग को लूटने की योजना बनाई थी, लेकिन सायरन ने अभी अभी उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए या वारलॉर्ड गैंग के सभी रैंक 1 कोर एवॉल्वर के यहाँ आने के बाद यह मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा, इवान ने मन ही मन कहा और मालाक की ओर देखा। लेकिन जब उसने मालर्क को देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसने उसे अपने चेहरे पर एक सुकून भरी नज़र के साथ अपनी दिशा में चलते देखा। हालांकि स्थिति खतरनाक लग रही है, मुझे यकीन है कि उसके पास सब कुछ नियंत्रण में है, इसलिए मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मालर्क ने इवान की ओर चलते हुए धीमी आवाज़ में कहा। ये बेवकूफ़ आदमी! जब इवान ने मालर्क की बड़बड़ाहट सुनी तो उसका चेहरा जम गया और उसे थप्पड़ मारने का मन हुआ। हालांकि वह उसे बताना चाहता था कि इस बार वे वास्तव में बकवास कर रहे थे, लेकिन उसके पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं था। उसने जल्दी से रैंक 1 ऑक की स्टोरेज रिंग उठाई जिसे उसने अभी अभी मारा था और खजाने की तिजोरी के दरवाजे को देखने के लिए मुड़ा। सायरन बजने के बाद एक सुनहरा अवरोध, जो महल की रक्षा करने वाले अवरोध से भी अधिक शक्तिशाली था, खजाने की तिजोरी के चारों ओर दिखाई दिया। छाया क्लोन! इवान ने अपनी छाया क्लोन कौशल का उपयोग किया और खुद का एक क्लोन बनाया। अपना क्लोन बनाने के बाद उसने रैंक 1 ऑक के स्टोरेज रिंग से एक टोकन निकाला और उसे अपने क्लोन को सौंप दिया। जाओ! अपने क्लोन को टोकन देने के बाद इवान ने उसे शैडो वॉक कौशल का उपयोग करके खजाने की तिजोरी के अंदर जाने और तिजोरी के अंदर मौजूद सभी चीज़ों को अपने शैडो स्टोरेज में संग्रहित करने का आदेश दिया। इवान का शैडो क्लोन अपने अद्वितीय और वर्ग विशिष्ट कौशल को छोड़कर अपने सभी कौशल का उपयोग कर सकता है। शैडो वॉक और शैडो स्टोरेज सामान्य कौशल थे, इसलिए उसका क्लोन बिना किसी समस्या के उनका उपयोग कर सकता था। इसके अलावा इवान ने पहले ही परीक्षण कर लिया था कि उसके क्लोन के शैडो स्टोरेज के अंदर का स्थान उसके शैडो स्टोरेज के स्थान से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके क्लोन द्वारा उसके शैडो स्टोरेज के स्थान में संग्रहित सभी चीज़ें स्वचालित रूप से उसके शैडो स्टोरेज के स्थान पर दिखाई देंगी। अगर यह स्थान रैंक 1 ऑक द्वारा संरक्षित नहीं होता तो मैं अपने क्लोन को सीधे उनके वॉल्ट को लूटने के लिए भेज देता, बजाय इसके कि मैं खुद यहाँ आता, इवान ने खुद से सोचा जब उसने क्लोन को शैडो वॉक कौशल का उपयोग करके गोल्डन बैरियर के अंदर जाते देखा। जिस क्षण उसका क्लोन शैडो वॉक कौशल का उपयोग करके बाधा को पार कर गया, इवान ने देखा कि उसने अपना 60% मैना खो दिया है। अरे, यह बाधा वास्तव में शक्तिशाली है। इवान ने एक पूर्ण मैना रिकवरी पोशन निकाला और अपने खोए हुए मैना को पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दी से इसे पी लिया। बाधा को पार करने के बाद क्लोन ने उस टोकन को दबाया जो इवान ने उसे पहले दरवाजे के केंद्र में दिया था। जिस क्षण क्लोन ने दरवाजे पर टोकन दबाया, दरवाजे पर उकेरी गई दर्जनों संरचना रेखाएं चमक उठीं और बस कुछ ही सेकंड में क्लैंक! एक खनकने की आवाज़ आए और खजाने की तिजोरी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। चलो, यहाँ हमारा काम पूरा हो गया है, इवान ने जल्दी से मालाक से कहा जब खजाने की तिजोरी का दरवाज़ा खोला गया और उसका क्लोन अंदर चला गया। इवान की बात सुनकर मालाक ने अपने चेहरे पर एक सुकून भरी नज़र के साथ अपना सिर हिलाया और उन दर्जनों ऑक्स की परवाह किए बिना उसके पीछे चला गया जो उनकी ओर आ रहे थे। वह अभी भी सोच रहा था कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक है।
भागते समय इवान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और मालाक और खुद को इससे ढक लिया ताकि कोई भी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उन्हें न पा सके। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ इवान को यकीन था कि वह शीर्ष रैंक एक कोर इवॉल्वर्स से भी उनकी उपस्थिति को छिपा सकता है। बस कुछ ही सेकंड में वे भूमिगत क्षेत्र से निकल गए और वापस कैसल में लौट आए। जिस क्षण इवान और मालाक भूमिगत क्षेत्र से बाहर आए, उन्होंने महसूस किया कि एक अत्याचारी उपस्थिति उनकी दिशा में भाग रही है। अपना मुंह बंद रखो और अपनी उपस्थिति छिपाओ। इवान ने जल्दी से मालाक को एक तरफ के दालान में खींच लिया और उसकी आभा को छिपा दिया। मालाक के चेहरे पर सुकून भरा भाव भी गायब हो गया जब उसने महसूस किया कि शक्तिशाली रक्तपिपासु आभा उनकी दिशा में भाग रही थी और उसने अपनी उपस्थिति को छिपाने की पूरी कोशिश की। जैसे ही इवान और मालाक दालान में छिपे, एक ऑक जो गहरे नीले रंग का था और 4 मीटर लंबा था, छिपी हुई सीढ़ी के माध्यम से भूमिगत क्षेत्र के अंदर भाग गया। नीले ऑक के पीछे 10 एस रैंक और 2 रैंक 1 ऑक भी भूमिगत क्षेत्र के अंदर भागे। चलो चलते हैं, इवान ने मालाक से कहा जब ऑक भूमिगत क्षेत्र में चले गए और वह महल से बाहर भाग गया। भागते समय उसने क्लोन के साथ अपने संबंध का उपयोग किया और देखा कि वह क्या कर रहा था। जब इवान ने अपने क्लोन की आंखों से देखा तो उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बन गई क्योंकि उसने केवल एक खाली खजाने का कमरा देखा, जिसका अर्थ है कि उसके क्लोन ने खजाने की तिजोरी के अंदर मौजूद सभी चीज़ों को पहले ही अपने छाया भंडारण में संग्रहित कर लिया था। वूश! अपने क्लोन के माध्यम से इवान ने अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनी और देखा कि खजाने की तिजोरी को ढकने वाला अवरोध गायब हो गया और अगले ही पल मोगुल खजाने की तिजोरी के अंदर भाग गया। जब मोगुल ने खाली खजाने की तिजोरी देखी तो उसका नीला चेहरा लाल हो गया और उसकी विस्फोटक आभा ने पूरे महल को ढक लिया। तुम शापित चोर, मेरी चीज़ों को लूटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरे महल में गुस्से से भरी आवाज़ गूंज उठी और इवान का क्लोन से संपर्क टूट गया। चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, इससे पहले कि उस सुअर को एहसास हो कि उसने जो चीज़ अभी मारी है वह एक क्लोन है और उसकी सारी दौलत पहले से ही मेरी जेब में है, इवान ने सोचा और अपनी दौड़ने की गति बढ़ा दी। हालांकि मलाक शांत था और मोगुल की शक्तिशाली आभा से प्रभावित नहीं था क्योंकि इवान उसकी रक्षा कर रहा था। वह हवा में बढ़ते तनाव को भी महसूस कर सकता था और अपनी दौड़ने की गति बढ़ा दी। लेकिन इससे पहले कि इवान महल से निकल पाता, वह चीज़ घटित हो गई जिसका उसे डर था। दहाड़! पूरे महल में एक क्रोधित दहाड़ गूंज उठी और इवान और मलाक के शरीर जम गए। तुम ऑकलॉर्ड के युद्ध के नारे के प्रभाव में हो। भाड़ में जाओ, उसने मेरी अपेक्षा से पहले ही इसे देख लिया। इवान ने मन ही मन को कोसा और ऑकलॉर्ड के युद्ध के नारे के प्रभाव से मुक्त होने की कोशिश की। अरे कमीने, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? भूमिगत गहराई से एक क्रोधित आवाज़ आए और महल की छत को उड़ा दिया गया और मोगुल भूमिगत से आसमान में ऊपर दिखाई दिया। उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने एक बार फिर पूरे महल क्षेत्र को कवर किया और इस बार चूंकि इवान का शरीर ऑकलॉर्ड के युद्ध के नारे के प्रभाव में जम गया था, इसलिए वह अपनी और मालर्क की स्थिति को ठीक से नहीं छिपा पा रहा था। बस एक पल में मोगुल ने इवान और मालर्क को पाया जो उसके कौशल के प्रभाव में जमे हुए थे। जिस क्षण उसने उन्हें देखा, क्रोध के कारण मोगुल की आंखें लाल हो गईं और वह जंगली जानवर की तरह उनकी ओर दौड़ा। महल की दीवार को उड़ा दिया गया और मोगुल इवान और मालर्क के सामने आ गया जो महल के दालान के बीच में जमे हुए थे। जिस क्षण मोगुल वहां पहुंचा, इवान भी अपने कौशल के प्रभाव से मुक्त हो गया। अरे चलो इस बारे में बात करते हैं अंडस्को। इवान यदि संभव हो तो लड़ाई से बचना चाहता था, इसलिए उसने मोगुल से बात करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, मोगुल लाल आंखों के साथ उसकी ओर दौड़ा। मर जाओ चोर, मोगुल चिल्लाया और तुरंत इवान के सामने आ गया। उसके विशाल हाथ प्रकाश की गति से चल रहे थे और उसने इवान के सिर को तरबूज की तरह कुचलने के लिए पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह इवान के सिर को पकड़ पाता, वूश! इवान वहां से गायब हो गया और उसके साथ खड़ा मालर्क भी गायब हो गया। चलो यार, मैं एक अच्छे चोर की तरह काम करने की कोशिश कर रहा हूं जो किसी को मारना नहीं चाहता। मोगुल ने अचानक इवान की आवाज़ सुनी जो उसके पीछे से आ रही थी क्योंकि वह अपना हमला चूक गया था। उसने पलटकर देखा और देखा कि इवान उसके चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ लगभग 50 मीटर दूर खड़ा था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने हाथों को नियंत्रण में रखो क्योंकि अगर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा तो मैं इस पूरी जगह को ऑक कब्रिस्तान में बदल दूंगा। अध्याय 650 100 भाग 1। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने हाथों को नियंत्रण में रखो क्योंकि अगर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा तो मैं इस पूरी जगह को ऑक कब्रिस्तान में बदल दूंगा। जब मोगुल ने इवान की बातें सुनी तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। हा 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 हा! अचानक वह जोर से हंसने लगा और उसका आभामंडल पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। इस जगह को कब्रिस्तान में बदल दो, उसने गरजती हुई आवाज़ में दहाड़ लगाई और बिना रोक टोक के अपना आभामंडल छोड़ा। धमाका! एक जोरदार धमाका हुआ और मोगुल के आसपास की ज़मीन चकनाचूर हो गई। महल की दीवारें हिलने लगीं और उनमें मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं।
उद्धरण चिन्ह ... मुझे देखने दो कि तुम इस जगह को कैसे ओर्क्स के कब्रिस्तान में बदलने जा रहे हो। अरे अगर वह सायरन न होता तो मैं पहले ही यहाँ से उनकी सारी दौलत लेकर भाग चुका होता, इवान ने मन ही मन कहा जब उसने मोगुल की आभा को महसूस किया और अपने छायादार मरे हुओं को देखा जो अभी भी महल की दीवार के बाहर ओर्क्स के खिलाफ लड़ रहे थे। उसने उन्हें अपने पास बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन एक पल के विचार के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। अगर वह अपने शैडो अनडेड को बुलाता तो उनके खिलाफ लड़ने वाले सभी ऑग भी उनका पीछा करते और स्थिति उसके लिए और भी खतरनाक हो जाती। वह सोल बीकन कौशल का उपयोग करके भी बच नहीं सकता था क्योंकि महल की बाधा ने महल के चारों ओर की पूरी जगह को सील कर दिया था। इवान को यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि महल की बाधा जगह को सील कर सकती है क्योंकि उसे पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। अगर बाधा जगह को सील नहीं कर सकती तो कोई भी व्यक्ति जो अंतरिक्ष तत्व का उपयोग कर सकता था बिना किसी समस्या के बाधा में प्रवेश कर सकता था। जल्द ही महल के भूमिगत क्षेत्र में मोगुल का पीछा करने वाले अन्य ऑग भी आ गए और इवान और मालाक को घेर लिया। अब मोगुल के अलावा लगभग 100 एस रैंक और 2 रैंक 1 ऑग भी थे। तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस जगह को ऑग के कब्रिस्तान में बदल दोगे? मोगुल ने एक बार फिर कहा जब ऑग ने इवान और मालाक को घेर लिया। मुझे मत बताओ कि तुम सिर्फ शेख ही बघार रहे थे, तुम नीच चोर हो। अरे वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। जब मालाक ने मोगुल की आवाज़ सुनी तो इवान के कानों में फुसफुसाया, तुम क्यों नहीं आगे बढ़ो और उन सभी को मार डालो जैसे तुमने भूमिगत क्षेत्र में उस रैंक 1 ऑग को मारा था। जब इवान ने मालाक की आवाज़ सुनी तो उसका मुंह खुला रह गया। वह उसे बताना चाहता था कि वर्तमान स्थिति भूमिगत क्षेत्र में उनकी स्थिति से बहुत अलग थी और उसका कौशल सोल सेवरेंस भी शांत था। लेकिन मालाक के अजीबोगरीब शांत भावों को देखते हुए उसने उसे बताने की जहमत नहीं उठाई। स्थिति को देखते हुए मैं यहाँ से सिर्फ बात करके नहीं निकल सकता, इवान ने मन ही मन सोचा और मोगुल की ओर देखा। चूंकि मैं यहाँ से बात करके नहीं निकल सकता, इसलिए मुझे बस उन्हें यह दिखाने की ज़रूरत है कि अगर वे मेरे खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। अचानक इवान ने एस रैंक ऑग की दिशा में देखा और आध्यात्मिक ऊर्जा का लगभग 50% उपयोग करके माइंड सप्रेशन कौशल को सक्रिय किया। जिस क्षण उसने माइंड सप्रेशन कौशल का उपयोग किया उसका आंखों में चमकीली आध्यात्मिक शक्ति चमक उठी और अगले ही पल धमाका 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 एस रैंक के 8 ऑग के सिर तरबूज की तरह फट गए। धमाका धमाका सिरहीन शवों के जमीन पर गिरने की आवाज़ महल के दालान में गूंजी और सभी ऑग अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गए। 8 एस रैंक के ऑग के शवों को धूल में बदलते देखकर माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। चूंकि तुम चाहते हो कि मैं इस जगह को कब्रिस्तान में बदल दूं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सन्नाटे के बीच इवान की ठंडी आवाज़ गूंजी और ऑग ने उसे उसी जगह पर खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। इवान के उदासीन भाव को देखकर सभी ऑग को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उन्होंने अपनी लार निगल ली। ये निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक कौशल था, लेकिन एक एस रैंक वाले के पास इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे हो सकती है? मोगुल ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नज़र के साथ मन ही मन सोचा। भले ही वह रैंक 1 के शिखर पर था, लेकिन उसे यकीन था कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके 8 एस रैंकर्स को भी नहीं मार सकता। जबकि ऑग अभी भी चकित अवस्था में थे, इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और 10 एस रैंक ऑग के समूह के पीछे दिखाई दिया। इवान की गति इतनी तेज थी कि एस रैंक ऑग उसे देख भी नहीं पाए, जबकि वह उनके ठीक पीछे दिखाई दिया। हालांकि एस रैंक ऑग इवान को नहीं देख पाए, लेकिन मोगुल और अन्य 2 रैंक 1 ऑग ने इवान के हिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया की। ये देखकर कि इवान एस रैंक ऑग को मारने वाला था, तीनों ने अपने चेहरे पर जानलेवा नजरें डालते हुए उसकी ओर भागे। जब इवान ने मोगल और अन्य रैंक 1 ऑग को अपनी ओर आते देखा तो उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और एक ठंडी मुस्कान आ गई। जिस क्षण मोगल और रैंक 1 ऑग उसके पास पहुंचे, उसके शरीर के अंदर मौजूद शून्य की वैचारिक ऊर्जा हिल गई। एक गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा ने उसकी हथेली को ढक लिया और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। शून्य टूटना, उसने धीमी आवाज में कहा और मोगल और अन्य लोगों की प्रवृत्ति चीखने लगी। क्रैक क्रैक क्रैक। अचानक इवान के आसपास की जगह पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैलने लगीं और अगले ही पल क्रैक, उसके आसपास की जगह नाजुक कांच की तरह बिखर गई और वहां 2 मीटर चौड़ी अंतरिक्ष दरार दिखाई दी। 10 एस रैंक ऑक्स को चीखने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे शून्य दरार के अंदर खींचे गए और दुनिया से गायब हो गए। लानत है, मोगुल और 2 रैंक 1 ऑक्स चौंक गए जब शून्य दरार अचानक वहां दिखाई दी और तुरंत उससे दूर जाने की कोशिश की। लेकिन इवान उन्हें इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था? इससे पहले कि मोगुल और अन्य लोग शून्य दरार की सीमा से बच सकें, उसने हवा के हेरफेर कौशल का उपयोग किया और मोगुल और अन्य लोगों को शून्य दरार के अंदर धकेलने के लिए हवा के कुछ तेज झोंके बनाए। शून्य दरार की चूषण शक्ति के कारण रैंक 1 ऑक में से एक हवा के झोंकों को संभालने में सक्षम नहीं था और शून्य के अंदर निगल लिया गया था।
तुम कमीने। रैंक 1 ऑक में से एक को शून्य द्वारा निगल लिया गया था। ये देखकर मोगुल गुस्से में दहाड़ उठा और अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके शेष रैंक 1 ऑक के साथ शून्य दरार से दूर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं दोनों रैंक 1 ऑक्स को मार पाऊंगा, लेकिन यह आदमी मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इवान ने सोचा जब मोगुल वहां से सफलतापूर्वक भाग निकला। जल्द ही इवान की संकल्पनात्मक ऊर्जा शून्य हो गई और शून्य दरार बंद हो गई। पीछे हटने के बाद मोगुल ने इवान पर बेतहाशा हमला करने की हिम्मत नहीं की और उसके चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उसे देखा। सिर्फ 2 चालों में इवान ने 18 एस रैंक ऑक्स और एक रैंक 1 ऑक को मार डाला था, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। अगर तुम अभी भी लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत खुश हूं, इवान ने कहा जब शून्य दरार बंद हो गई और उसने देखा कि मोगुल उसकी ओर देख रहा था। लेकिन ध्यान रखना कि अगर तुम जारी रखने का फैसला करते हो तो ये जगह वास्तव में कब्रिस्तान में बदल जाएगी।